नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लुदई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर में हिंदी भाषा संस्कृति का सेशन चल रहा था और इसमें लेक्चर नंबर 11 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10 लेक्चर हो चुके हैं, नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे लेक्चर देखने के लिए मिल जाएंगे, क्रम से मिल जाएंगे। और इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज कंप्लीट हो चुकी है आपकी फाउंडेशन में, वो उसको भी आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हो। और इस सब के अलावा जो आज का सेशन हमारा होने जा रहा है, इसमें हम बात करेंगे शब्द रचना पर। जैसा मैंने कल ही आपको लोगों को बता दिया था, जो कल वाली क्लास में थे उनको तो अच्छे से पता ही होगा कि आज से हम जो है हिंदी में ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक कहानी निबंध जितने भी है ना सब हुआ करता था हिंदी में, वो सब हम खत्म कर चुके हैं नो लेक्चर के माध्यम से। और आज से हमारी चर्चा शुरू हो रही है ग्रामर वाले पोर्शन की। तो ग्रामेटिकली आप सभी को पता है हिंदी में बहुत सारे नंबर यही से बन जाते हैं ग्रामर वाले सेक्शन से। तो साथियों, आज के सेशन में हम बात करेंगे शब्द रचना पर। जी हाँ, शब्द रचना पर बात करेंगे और इसके साथ साथ ये जानेंगे कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय शब्द क्या होते हैं। ये चार प्रकार जो शब्दों के होते हैं, इन चारों को हम बहुत ही बेहतर और एकदम आसान और अपनी देसी भाषा में समझने वाले, देसी तरीके से समझने वाले, जिससे कि आप जीवन में कभी भूलोगे नहीं। ये मेरा प्रोमिस है आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। जिन दोस्तों को अन्य सब्जेक्ट पढ़ना है या सभी सब्जेक्टों को डिटेल में पढ़ना है, वो चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेना। उसके बाद चैनल पर जहां लोधाजी क्लासेस नाम लिखा है वहां क्लिक करना, या फिर लोगो पर क्लिक कर दोगे तो भी चैनल के अंदर आपकी एंट्री हो जाएगी। वहां पर आपको आसानी से जो है प्लेलिस्ट का जो है सेक्शन देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जैसे क्लिक करोगे, आपके सामने पूरे, जैसे मोबाइल में आप देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर, इसी तरह से एक सेक्शन खुल करके आएगा जहां पर सभी सब्जेक्टों के नाम लिखे होंगे। बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीए थर्ड ईयर, और आगे सब्जेक्ट का नाम जो भी आपको पढ़ना वहां से आप इजीली पढ़ सकते हो। जैसे क्लिक करोगे तो सारे लेक्चर खुल के आपके सामने आ जाएंगे। और इस सब के अलावा कंप्लीट पीडीएफ कोर्स भी अवेलेबल है। आप में से कोई भी छात्र लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं। 399 के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर ऑल सब्जेक्ट की आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट्स आसान भाषा में, आसान उदाहरणों के साथ में, मेरे द्वारा तैयार की गई नोट्स आपको आसानी से मिल सकती है। उसके लिए करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के जो नंबर दिए गए हैं आपको, मोबाइल नंबर, इस पर आपको व्हाट्सअप करना है। और नीचे जो है आपको अपने सभी सब्जेक्टों के नाम लिखने हैं, कौन कौन से आपके सब्जेक्ट है। और उसके बाद में हमारी टीम के द्वारा आपको समझा दिया जाता है व्हाट्सएप पर ही कि आपको कैसे सब्सक्रिप्शन मिलेगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, न्यू बैच है। अभी रियल प्राइस की अगर मैं बात करूं ना इस कंप्लीट पीडीएफ कोर्स की, तो रियल प्राइस इसका 999 रुपए है, 999 रुपए इसका रियल प्राइस है। लेकिन 60% डिस्काउंट के साथ में अभी आप लोगों को 399 में ये कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि एग्जाम के टाइम पे किया जाता है। वो अभी से आपको 399 में मिल रहा है। अन्यथा ये एग्जाम टाइम में 60%, 50 या 60% डिस्काउंट मिलता है आप लोगों को। लेकिन न्यू बैच स्टार्ट हुई है, इसलिए अभी फिलहाल कुछ समय के लिए आप इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की और अब देख लेते हैं आज के इस पूरे लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं। तो साथियों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड होती है आपके लेक्चर की। क्यों होती है? क्योंकि इस स्लाइड में ही आपको पता चलता है कि इस पूरे लेक्चर में क्या क्या चलेगा, आगे क्या क्या हम सीखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर हमको मिल पाएंगे, क्या क्या समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे सबसे पहले शब्द की, है ना, कि शब्द होते क्या है। यानी नंबर एक में हम बात करेंगे शब्द का अर्थ और उसकी परिभाषा पर। अब चूंकि एग्जाम में अब तो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, लिख करके आना पड़ेगा आपको, तो वहां प्रश्न आ सकता है कि शब्द का अर्थ बताइए एवं उसकी परिभाषा लिखिए। 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, कितने भी नंबर में दे सकता है। तो वहां पर आपको ये इसका आंसर लिखना होगा, है ना। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 में हम बात करेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, यानी शब्दों के प्रकार। यानी उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति एवं उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर है? पॉइंट नंबर 3 में आप देखेंगे तत्सम शब्दों के प्रकार समझने वाले। तत्सम शब्दों को हम अब तक समझ चुके होंगे पहले ही, पॉइंट नंबर 1 में ही समझ लेंगे और बाकी बचा हुआ पॉइंट नंबर 2 में समझ लेंगे। और पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे तत्सम शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में डिटेल में अलग से पूछा जाता है। पॉइंट नंबर 4 में उपसर्ग एवं प्रत्यय पर हम बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो ये 4 पॉइंट हमारे सामने हैं, चारों पॉइंट पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और लेते हैं 1 नंबर पॉइंट से खाने की शुरुआत करते हैं। साथियों, सबसे पहला हमारे सामने जो है प्रश्न है कि शब्द एग्जैक्टली होता क्या है।
हमें हिंदी बेहतर तरीके से पढ़नी आती है, हमें यही पता है कि एक शब्द है और अक्षरों से मिलकर के शब्द बनता है। ये थोड़ा बहुत परिभाषा हमको ऑटोमेटिकली पता है, शुरू से पता है। लेकिन जब अगर कोई लिखने के लिए बोल देगा ना, तो सिस्टमैटिक तरीके से हम लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता कि इसमें लिखना क्या है, जबकि पता सब कुछ है। तो मैं आपका जो डाउट है ना, उसी को यहाँ पर क्लियर करने आया हूँ। ये मत समझिए कि हिंदी की क्लास से बहुत कुछ ज्ञान ना प्राप्त करने को मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सामान्य क्लासेस है। हिंदी की जो क्लासेस चल रही है ना, चूंकि सब्जेक्ट ही आपका सामान्य है ना यार, फाउंडेशन में है, तो आपको वही सब कुछ देखना है जो शुरू से पढ़ते आ रहे हो। बस थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है, कॉन्सेप्ट थोड़े बदल जाते हैं, प्रश्नों की थोड़ी स्टाइल चेंज हो जाती है, उत्तर लिखने के तरीके थोड़े बदल जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। जैसे शब्द अब कब से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हो, लेकिन फिर भी आज प्रॉब्लम है कि हम कॉलेज लाइफ में जो है एग्जाम में लिखने में थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आइए एक तो मैं ना सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझते हैं, एकदम संक्षेप में समझेंगे, बहुत ज्यादा विस्तार में डिटेल में नहीं जाने वाले। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं शब्द क्या होता है, एग्जैक्टली शब्द क्या होता है। तो कुछ शब्दों की बात कर ले, फिर सामान्य या व्यवहारिक अर्थ की बात कर लेंगे, जैसे दोनों बात समझ आ जाएगी, है ना। तो देखिए दोस्तों, ध्वनियों की बात करें, ध्वनि यानी कि वर्ण, वर्ण, वर्ण कह दे या अक्षर कह दीजिए आप, अक्षर, है ना। जैसे आ ई उ, है ना, या का खा गा गा, ये सिंपल अक्षर है, तो उन्हीं को हम यहाँ पर वर्ण बता रहे हैं, ध्वनि या फिर वर्ण। तो ध्वनि या वर्णों के सार्थक समूह को, सार्थक समूह, ये ध्यान रखिएगा, सार्थक, है ना, निरर्थक नहीं, सार्थक, सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी कुछ ऐसे वर्ण मिलकर के एक सार्थक अर्थ निकलने वाला शब्द का निर्माण करता हो या सार्थक अर्थ निकालता हो, उसी अर्थ को हम यहां पर शब्द कहेंगे। थोड़ा एडवांस लेवल में चलना पड़ेगा, 10-12 से थोड़ा सा अपग्रेड होकर के बात करनी पड़ेगी यहां पर। तो ध्यान दीजिएगा, वर्णों के सार्थक ये सार्थक बताने वाला हूं आगे, निश्चित एक एक चीज में पूरी क्लियरिटी के साथ क्लियर करूंगा, आप लोग डाउट पूरा खत्म कर दूंगा आपके अंदर से। देखिए, सार्थक समूह को ही क्या कहेंगे, शब्द कहते हैं। सुनिए, जब एक या एक से अधिक वर्ण वर्ण आपस में मिलकर के कोई निश्चित अर्थ प्रकट करते हो, तो उसे शब्द कहेंगे। यानी क्या समझे आप, यानी कुछ दो या दो से ज्यादा कोई अक्षर है, आपस में मिल गए हैं, आपस में उनके मिल जाने से कोई अच्छा, कोई सही तरीके से कोई अर्थ निकल करके आ रहा हो, तो उसको शब्द कहेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी अक्षर आकर के लिपट गए, आपस में चिपक गए और उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता हो, तो उसका उसे कोई शब्द नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि उसका जो अर्थ है वो सार्थक अर्थ नहीं है, सही अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इसे हम जो है शब्द नहीं मानेंगे। आगे एग्जाम्पल भी दूंगा मैं। देखिए, शब्द की परिभाषा एग्जाम में कभी कभी आसान तरीके से और लिखने की जरूरत पड़ती है, तो परिभाषा में आप इसको डाल सकते हो, वर्णों अथवा ध्वनियों का ऐसा स्वतंत्र और सार्थक समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, शब्द कहलाएगा। क्लियर। अब सार्थक और निरर्थक, इन दोनों की परिभाषा समझिए उदाहरण के माध्यम से। देखिए, एक पहली लाइन है सार्थक शब्द वाली और नीचे वाली लाइन है निरर्थक शब्द वाली, निरर्थक शब्द। अब आप यहां से बहुत बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। देखिए, तीन अक्षर लिए, तीन वर्ण लिए, एक लिया का, एक लिया मां और एक लिया ला, तीनों को संधि करके तीनों को आपस में चिपका दिया, तो का मा ल, तो इन तीनों को जब आपस में जोड़ा जाएगा तो इसका अर्थ क्या निकलता है, कमल। कमल, कमल का मतलब क्या होता है भाई, कमल किसी फूल का नाम है ना। तो कमल एक फूल का नाम है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक वास्तविक एक अर्थ निकल रहा है, तो एक सच में एक अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब ये कौन सा शब्द है, सार्थक शब्द है, सही अर्थ दे रहा है। वहीं पर अगर हम इन्हीं तीन वर्णों को उल्टा पुल्टा कर दे, जैसे ला को हमने स्टार्ट में रख लिया, है ना, फिर माँ को रख लिया और फिर का को जो शुरू में आना चाहिए था आखिरी में कर दिया, तो इन तीनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, लमक, लमक। तो लमक, इसका कोई अर्थ निकलता है क्या, नहीं निकलता। तो कोई जब अर्थ, वर्ण वही थे, आपस में जुड़े, उसके बाद भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा हो, इसका मतलब वो कौन से शब्द हो जाएंगे, निरर्थक शब्द हो जाएंगे। अब एक बात का आपने विशेष ध्यान दिया होगा कि जब जब हमने शब्दों की बात की है, तब तब हर बार आया है कि वर्णों के आपस में मिलकर के जब कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, सार्थक अर्थ निकलता हो, कौन सा, सार्थक, तो ही वह शब्द कहलाएगा। सार्थक यानी शब्द बनने के लिए सार्थक अर्थ की आवश्यकता होती है, ना कि निरर्थक शब्द की या निरर्थक अर्थ की।
तो यहाँ से क्लियरिटी आई आप लोगों की, शब्द का अर्थ समझ आया आप लोगों को, है ना, और सार्थक और निरर्थक दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, मैं साइड में बार बार इसलिए हो जाता हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 में बढ़ेंगे। अब देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर, इसी व्युत्पत्ति को आप उत्पत्ति मान लिया करें, है ना, उत्पत्ति सिंपल तरीके से कि भाई उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ उत्पत्ति के आधार पर कई बड़े बड़े विद्वान रहे हैं, उन सभी ने पूरा अपना ज्ञान दिया, अपने विस्तार से उनको बताया, और कुल मिलाकर के जब मूल स्रोत पर कहानी आती है तो बताया जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन 4 प्रकार होते हैं यही समझ लीजिए। एक प्रकार होता है तत्सम, क्या होता है तत्सम, और दूसरा होता है तद्भव। यही याद कर लीजिए, बाहर याद करने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए एक तत्सम और एक तद्भव, 2 प्रकार हो गए ना, तत्सम तद्भव, दोनों को एक साथ याद करना आसान है। तत्सम तद्भव, पहले नंबर पर तत्सम, दूसरे नंबर पर तद्भव, हो गए 2। अब 2 कौन से हैं, देशी और विदेशी। दैट्स ऑल, ये 4 प्रकार हैं शब्दों के, देशी और विदेशी। तो तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। क्लियर हो गया ना, ये 4 मात्र प्रकार होते हैं शब्दों के उत्पत्ति के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर। आइए अब तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशी विदेशी क्या होते हैं, बहुत सामान्य तरीके से समझने वाले। लेकिन साथियों देखिए, कंटेंट यहां प्रोफेशनल दूंगा ताकि आप लोग एग्जाम में सटीक रूप से लिखने में सक्षम रहें, और मैं समझाऊंगा दोनों प्रकार से ताकि व्यवहारिक रूप से समझ पाए। जिससे व्यवहारिक रूप से जब समझ लेता है किसी कॉन्सेप्ट को तो वो हमेशा के लिए यहां पर स्टोर हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं तत्सम की। ये तत्सम शब्द क्या होते हैं यार, तत्सम, तो सुनिए ध्यान से, पहले प्रोफेशनली बात कर लेते हैं फिर मैं सामान्य अर्थ की बात करूंगा। देखिए तत्सम का अर्थ होता है, 2 अर्थों की बात करेंगे हम, परिभाषा के माध्यम से भी और अर्थ के माध्यम से भी। जब आप कॉपी में अर्थ लिखोगे ना तत्सम का, तो आपको शाब्दिक अर्थ पहले बताना है, पहले शाब्दिक अर्थ, उसके बाद व्यवहारिक अर्थ परिभाषा के माध्यम से बता सकते हो। देखिए सब शाब्दिक अर्थ कैसे बताएंगे, तत्सम बोला है ना, तो तत्सम जो है, ये जो तत्सम शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से। कौन कौन से शब्द है 2, तो भाई एक तो है तत् जो संस्कृत की धातु है, और एक है सम। दोनों को एक साथ मिला दिया, दोनों का संधि किया, तो संधि करने पर जो है दोनों बन जाते हैं तत्सम। तो खाली आपको इतना याद रखना है, तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम से। और इस तत् धन सम, तत्सम, तत्सम का मतलब होता है उसके समान। किसके समान, संस्कृत के समान, या संस्कृत का, क्योंकि तत्व और सम जो शब्द है ना ये कहां से लिए गए हैं, संस्कृत से लिए गए हैं, संस्कृत से बने। और जो तत्सम शब्द बना है ना ये संस्कृत में ही बना है, संस्कृत का ही है, ध्यान रखिएगा, संस्कृत से बना है, संस्कृत का ही है। इसीलिए कहा गया है कि संस्कृत के समान, है ना, तत्सम, तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द वो शब्द होते, तत्सम शब्द अपने आप में कोई शब्द नहीं है, तत्सम के अंदर बहुत सारे शब्द हैं जिनको एक कैटेगरी बना दी गई है कि भैया जो इतने ये शब्द है ये संस्कृत के हैं, इसलिए इनको तत्सम शब्द, संस्कृत के शब्दों के समान है इसलिए इनको तत्सम शब्द कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, सामान्य रूप से अगर परिभाषा के माध्यम से देखिए, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। कुछ पल्ले पड़ा, सुनिए ध्यान से, एकदम व्यवहारिक रूप सुनिए। कुछ ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे उठा लिए, बिना कोई परिवर्तन किए, बिना कोई चेंज किए, जो शब्द संस्कृत में जैसे थे और जो संस्कृत में बोले जाते थे बिल्कुल उसी रूप में उनको उठा करके हिंदी में डाल दिया, उन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। उदाहरण के रूप में सूर्य, सूर्य को आप हिंदी में पढ़ते हो तब भी सूर्य ही पढ़ते हो, और संस्कृत में पढ़ोगे तब भी सूर्य ही पढ़ोगे। जैसे सूर्य, उदाहरण नीचे दिए गए, सूर्य, अग्नि, जल, चंद्र, दुग्ध, दंत, रात्रि आदि आदि शब्द। तो ये वो शब्द है जो संस्कृत में भी यही है और हिंदी में भी उनको इसी रूप में अपना लिया गया है। बात समझ आई। अब एक लाइन में अगर कहूं तो संस्कृत के वो शब्द जो बिना परिवर्तन के हिंदी में अपना लिए गए उनको ही तत्सम शब्द कहा जाता है। दैट्स ऑल। ठीक, ये बात समझ आई ना। तो अब तद्भव पर कहानी अटक जाती है। भाई तत्सम तो समझ गए, तद्भव क्या होता है, तो तद्भव भी चलो चलो समझ लेते हैं। तद्भव मतलब पहले इसका शाब्दिक अर्थ जानिए। तद्भव का, तद्भव का शाब्दिक अर्थ है तत् धन भव से यह बना है, और इस तद्भव का शाब्दिक अर्थ निकलता है उत्पन्न होने वाला या विकसित हुआ हो, उससे उत्पन्न या विकसित हुआ। यानी क्या,
यानी वे शब्द जो संस्कृत से निकले जरूर हैं, लेकिन समय के साथ साथ बदल करके हिंदी में आसान रूप में प्रयोग होने लग गए, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो तत्सम और तद्भव दोनों में अगर गौर करोगे ना तो माइनर सा डिफरेंस आ रहा है बस। तत्सम शब्द जो पहले थे जैसे संस्कृत से लिए थे हूबहू आज भी हिंदी में वही है, लेकिन तद्भव शब्द जैसे लिए थे आज वो वैसे नहीं है। वो अन्य भाषाओं की मार को झेल करके अपना खुद का रूप बदल लिया उन्होंने। आज दूसरे नामों से उनका प्रयोग होता है हिंदी में। भाई हिंदी संस्कृत से शब्दों को उठाया तो पाली भाषा आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश आदि आदि आए। इनके जो है स्पर्श में पहुंचे शब्द, है ना, इनके को संपर्क में पहुंचे तो कुछ परिवर्तन हुआ और शब्द और ज्यादा आसान बन करके अब वो हिंदी में अलग नाम से प्रयोग होने लग गए। उन शब्दों को तद्भव कहते हैं। लेकिन एक बात मूल है कि आए संस्कृत से ही वो शब्द भी। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य। अब सूर्य को अगर सूर्य बोलेंगे तो वो तत्सम होगा क्योंकि संस्कृत में सूर्य ही है और आज भी हम सूर्य ही बोलते हैं। लेकिन आसान करके कभी कभी हम सूरज भी तो बोल देते हैं। तो जब अगर सूर्य को सूर्य बोलेंगे तो वो तत्सम है, लेकिन सूरज बोलेंगे तो वह तद्भव बन जाएगा। ये सूरज आया कहां से? सूर्य से बना है ये शब्द, तो सूरज बोल रहे हैं, यानी सूरज तद्भव शब्द में आ जाता है क्योंकि परिवर्तन हुआ बाद में। अग्नि तत्सम है, लेकिन अग्नि आगे चल करके और आसान हो गई और उसको आग बोलने लग गए हम। दुग्ध को दूध बोलने लग गए, तद्भव बन गया। दंत को दांत बोलने लग गए, तद्भव बन गया। क्लियर हुआ है ना? अब उसके बाद तीसरा जो प्रकार है शब्दों का वो है देशी। क्या है? देशी शब्द। वैसे देशज बोलेंगे लेकिन याद रखने के लिए देशी और विदेशी दो प्रकार के नाम। ठीक है, तो देशज, देशी यानी देशज शब्द। क्या मतलब हुआ? देशज शब्द, अरे जिनका निर्माण अपने देश में ही हुआ हो, किस कहीं बाहर से नहीं आया हो। वे शब्द जो किसी क्षेत्रीय बोली, आम बोलचाल या आवश्यकता के अनुसार स्थानीय स्तर पर खुद ही बन गए और जिनका संस्कृत व्याकरणों से कोई संबंध नहीं हो उन्हें देशज शब्द कहते हैं। है ना, संस्कृत के व्याकरण से कोई संबंध नहीं इन शब्दों का। ये देश की क्षेत्रों में बोले जाने वाली जो आम बोलचाल होती है, जो क्षेत्र की बोली होती है ना, अपने रीति रिवाज होते हैं, उनके अनुसार जो शब्द गढ़ गया सो गढ़ गया, चल गया, फिर वही आगे चल करके और वही देशी शब्द बन गया, देशज शब्द। जैसे एग्जाम्पल के लिए लोटा, पगड़ी, खिड़की, थप्पड़, झोपड़ी, पेट, गड़बड़, अच्छे तो उदाहरण है ये सब देसी शब्द हैं। तो विदेशी क्या होंगे? तो विदेशी तो आप खुद ही समझ चुके होंगे भाई, जो भारी भाषाओं से प्रभावित होकर नए नए शब्द आए हिंदी में वो विदेशी शब्द हैं, जो भारत के है ही नहीं, बाहर के हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, अब इन शब्दों को 3 नामों से जान सकते हो आप विदेशी शब्दों को। किन किन? विदेशी शब्द तो बोलेंगे ही, साथ में नवनिर्मित और आगत भी बोल सकते हैं। हिंदी भाषा में समय समय पर विदेशी संस्कृतियों और भाषाओं के संपर्क में आने के कारण जो नए शब्द शामिल हुए और नए सामाजिक और वैज्ञानिक विकास के कारण बने, वह नवनिर्मित या विदेशी या आगत शब्द कहलाए। उदाहरण के लिए अंग्रेजी से क्या आया? डॉक्टर आया, स्कूल आया, पुलिस, मोबाइल, कंप्यूटर। अब अगर कभी डॉक्टर का हिंदी, स्कूल का हिंदी, है ना, पुलिस, मोबाइल, कंप्यूटर, क्या कभी हम इनके हिंदी शब्द याद रखते हैं या हिंदी शब्द प्रयोग में लाते हैं? नहीं लाते। अंग्रेजी से अंग्रेजी के शब्द है, विदेशी शब्द है, अंग्रेजी के शब्द है, आज हिंदी ने बिल्कुल इसे अपना लिया हो जैसे हिंदी के खुद के स्वयं के शब्द हो। तो इन शब्दों को हम विदेशी शब्द कहेंगे। अरबी फारसी से जैसे कलम, है ना, कागज, अमीर, अदालत, जमीन, ये क्या? ये फारसी शब्द है, अरबी फारसी शब्द है, दूसरी भाषा के, विदेशी भाषा के हैं। तुर्की पुर्तगाली से भी हमने जैसे कैंची, आलू, बाल्टी, साबुन, ये है ना, भारत सब बाहर की भाषा, विदेशी भाषा है। जब विदेशी भाषाओं से लिए गए कुछ शब्द जो हिंदी में हूबहू अपना लिए गए हो, उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? विदेशी शब्द कहेंगे। ये 4 टाइप मैंने आपको बताए थे शब्दों के प्रकार के, और शब्दों के चारों प्रकार उम्मीद करता हूं समझ आए होंगे, क्लियर हुआ, क्लियरिटी आई होगी। स्क्रीनशॉट, और ये भी उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट भी आप साथ साथ में लेते चल रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे, तत्सम शब्दों के प्रकार। अब तत्सम तो आप समझ चुके ना कि संस्कृत के जो शब्द थे हूबहू ले लिए हमने, वही हमने हिंदी में अपना लिए, उनको तत्सम कहेंगे। लेकिन क्या तत्सम शब्दों के भी कुछ प्रकार हो सकते हैं? हाँ भाई, क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। तत्सम शब्दों के भी कुछ प्रकार हो सकते हैं।
उनको हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से दो भाग? एक परंपरागत है और एक निर्मित तत्सम है। परंपरागत कई पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं कुछ शब्द, और कुछ है जो बाद में निर्मित हुए हैं, जिन्हें हम नवनिर्मित तत्सम शब्द भी कह सकते हैं, नवनिर्मित, है ना। तो परंपरागत शब्द वो शब्द जो परंपराओं से ही चले आ रहे हो, यानी वे शब्द जो प्राचीन वैदिक या लौकिक संस्कृति के समय से बिना किसी फेरबदल के जो के त्यों आज भी हिंदी में प्रयुक्त होते हो, उनको हम क्या कहेंगे? परंपरागत तत्सम शब्द कहेंगे। उदाहरण के लिए जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, माता, पिता, ये शब्द पिछली कई पीढ़ियों से परंपरा दर परंपरा चले आ रहे हैं। इनमें कोई बदलाव न पहले हुआ, न बीच में हुआ, न अब हुआ है। इन शब्दों को हम जैसे के तैसे ही आज भी प्रयोग में लाते हैं। लेकिन कुछ शब्द होते हैं जो बाद में निर्मित हुए हैं। जैसे आधुनिक युग में जब नए विचार, विज्ञान या तकनीक को व्यक्त करने के लिए संस्कृत के धातुओं, व्याकरणिक नियमों का सहारा लेकर नए शब्द गढ़े गए, तो उनको हम क्या कहेंगे? नवनिर्मित शब्द कहेंगे। जैसे दूरदर्शन, शुरू से कोई ये शब्द नहीं था। जब टेक्नोलॉजी ने, विज्ञान ने प्रगति की, जब विज्ञान ने प्रगति की तो दूरदर्शन, टेलीविजन आया, टेलीविजन आया तो दूरदर्शन, नए शब्द की उत्पत्ति हुई। आकाशवाणी, समझ रहे? संगठन, संगणक, संगणक यानी कंप्यूटर, ठीक है। और वायुयान यानी एयरप्लेन, अभी शुरू में थोड़ी ना थे। जैसे जैसे साइंस ने विकास किया, जैसे जैसे विज्ञान ने विकास किया, वैसे वैसे कुछ नए शब्द ऑटोमेटिकली निर्मित होते चले गए, ठीक है ना। तो तत्सम शब्द भी दो प्रकार के होते, ध्यान दीजिएगा, परंपरागत और नवनिर्मित। चलिए, इसके बाद में पॉइंट नंबर 4 में उपसर्ग और प्रत्यय, दो लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को सेपरेटली हमें समझना होगा। यहाँ पर दोनों एक्चुअल में क्या होता है, देखिए, हिंदी में मूल शब्दों से नए शब्द बनाने के लिए उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। क्या है ये शब्द बनाने की मशीन है, ये समझ लीजिए। तो जब भी हमको कोई शब्द बनाना हो तो एक हमें मूल शब्द तो चाहिए ना, रॉ मटेरियल तो चाहिए, कच्चा माल तो चाहिए फिनिश गुड्स बनाने के लिए, है ना। तो मूल शब्द से नए शब्द बनाना हो तो उसके लिए हमें उपसर्ग या प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ता है, तभी जाकर के इन्हें शब्दांश यानी शब्द का छोटा टुकड़ा कहते हैं, और तभी जाकर इस नए शब्द का निर्माण तभी होता है। कैसे? आइए पूरी प्रोसेस को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले उपसर्ग की बात कर लेते हैं। उपसर्ग को हम अंग्रेजी में प्रेफिक्स बोलते हैं। अंग्रेजी वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया भी है, ये प्रेफिक्स है ना, सफिक्स, प्रेफिक्स, ये पूरे जो है डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो देखिए, उपसर्ग का मतलब होता है उप या समीप, उप या समीप, धन सर्ग, सृष्टि या निर्माण करना। उपसर्ग को संधि विच्छेद कर रखा है यहाँ पर, उपधन सर्ग, उपधन सर्ग, ठीक है। तो उप का मतलब समीप होता है और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि, यानी सृष्टि के समीप। चलिए आगे परिभाषा देखिए। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। कोई भी मूल शब्द हो, उसके आगे वो शब्द जुड़ करके उसका अर्थ बदल दे। उदाहरण के लिए देखिए, मान लो एक शब्द है सत्य, क्या है? सत्य। एक है शासन, शासन, और एक है कार। शब्द वही लेंगे जिनका कोई अर्थ निकलता हो, सार्थक शब्द लेना है, समझ आ रहा ना। जैसे सत्य, सत्य में अपने आप में एक शब्द है सत्य, यहां पर लेकिन हमें एक उपसर्ग जोड़ देंगे आ, तो सत्य का क्या बन जाएगा? असत्य। तो सत्य तो शब्द था हमारे पास, लेकिन कोई उसका उल्टा नेगेटिव शब्द नहीं था, तो हमने क्या किया? एक उपसर्ग जोड़ा और उसका नकारात्मक शब्द भी बना लिया, सत्य को असत्य बना दिया, काय के साथ? आ उपसर्ग जोड़ने पर। उसी तरह से शासन शब्द था, अनु शब्द जोड़ दिया तो अनुशासन बन गया। अनु क्या है यहाँ पर? यह उपसर्ग है। वहीं कार था, उप जोड़ दिया तो उपकार बन गया, यहां पर उपसर्ग हो जाएगा। बात समझ आ रही? उसी तरह से दोस्तों प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय अब यहां पर जैसे उपसर्ग शुरू में जोड़ते हैं और प्रत्यय जो होता है ये शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, ये बस इतना ध्यान जरूर रखिएगा। उपसर्ग शब्द की शुरुआत में जुड़ता है, वहीं प्रत्यय शब्द के अंतिम में यानी
पीछे जुड़ता है। तो प्रत्यय, प्रत्यय का संधि विच्छेद देखिए, प्रतिधन आय, प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या नया शब्द बनाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। एकदम आसान भाषा में उदाहरण के साथ में, एक शब्द है पढ़, एक है मानव, एक है समाज। ठीक है, अब इन तीनों शब्दों के अपने आप में अर्थ निकलते हैं, पढ़, मानव, समाज। अब इसमें हम जो है प्रत्यय को जोड़ेंगे, तो प्रत्यय है आई, तो पढ़ आई, दोनों को साथ जोड़ दिया, पढ़ाई। यहां पर आई प्रत्यय है। वहीं मानव और ता जो है प्रत्यय है, दोनों को जोड़ा तो मानव और ता यानी मानवता बन जाता है नया शब्द। उसी प्रकार समाज और एक सामाजिक बन जाता है नया शब्द। क्लियरिटी आई आप लोगों को? उम्मीद करता हूं चारों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। नहीं आए हो तो कमेंट करके, बिल्कुल कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, जब चाहे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये एक तालिका है जिससे आप रिवीजन भी लगा सकते हो। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या मुख्य अंतर होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो कोई डाउट रहेगा ही नहीं यार, जिस तरह से एकदम मैंने एक्सप्लेन किया है ना, एकदम आसान तरीके से, बिल्कुल बच्चों वाली भाषा में, कोई डाउट नहीं रहेगा आप लोगों को। लेकिन फिर भी आप इनका रिवीजन एक बार बाद में लगा लीजिएगा। चलिए, कल वाली क्लास में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 12 के अंदर पर्यायवाची शब्दों। पर्यायवाची शब्दों में विलोम शब्द भी पढ़ने वाले हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पढ़ने वाले हैं। तो कुछ शब्दों के हम विशेष टाइप देखेंगे, तो पर्यायवाची हो सकते हैं, विलोम शब्द हो सकते हैं। बात समझ आए आप लोगों को? तो अभी कुल मिलाकर ग्रामर वाला पोर्शन ही हमारा चलने वाला है इसके अंतर्गत। ठीक है साथियों, एक बात मैं विशेष रूप से बोलना चाहूंगा यार, देखिए अभी आप थर्ड ईयर तक मेरे साथ पढ़ने वाले हो। फर्स्ट ईयर से आपने क्लास स्टार्ट की है, थर्ड ईयर तक सारे सब्जेक्ट में आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, सारे सब्जेक्ट। और एग्जाम के टाइम पे मॉडल पेपर देता हूँ, ये तो आपको पता ही होगा। मॉडल पेपर में मैं आपको 15 क्वेश्चन देता हूँ, 15 क्वेश्चन में से 100% आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। उससे बाहर यानी मॉडल पेपर से बाहर आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाते। ये मैं पूरे प्रोमिस के साथ और पूरे विश्वास के साथ आपको हर साल प्रोवाइड करता हूँ, ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। तो अब उसके लिए जरूरी है कि आप लोग मुझसे जुड़े रहें, मुझसे यानी कि चैनल से जुड़े रहें। चैनल पे कोई भी नोटिफिकेशन आए तो तुरंत सबसे पहले आपको मिल जाए मोबाइल पे, तो आप उससे सतर्क रहोगे। भाई अगर आपका फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का जो भी है क्लियर रहेगा आप, तो आप उसको देखेंगे। अन्यथा जो है अगर नोटिफिकेशन नहीं मिले तो आप क्लास तक नहीं पहुंच पाएंगे ना। और ऐसे इजीली यूट्यूब पर कोई क्लासेस सर्च करना इतना आसान तो है नहीं है, तो इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा ले और ऑल पर सेट कर ले, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। इसके अलावा सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, आपको वहां पर सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। एक बार प्लेलिस्ट चले गए ना तो आप दीवाने हो जाओगे, ये मान लीजिए। जी हाँ, क्योंकि प्लेलिस्ट में इतने सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं यार, और सारे के सब पूरा डिटेल में, टॉपिक वाइज टॉपिक सब कुछ पूरा क्लियर मिलेगा। जैसे कॉलेज में पढ़ाई होती है ना आप लोगों की डिटेल में, 45 मिनट की एक क्लास होती है। हाँ, अभी आप 45 मिनट की क्लासेस में आपको इतना बोर नहीं करूंगा। 45 का काम जो है ना 30 मिनट में ही खत्म कर दूंगा आप लोगों का, इतना लंबा नहीं खींचने वाला हूँ। और कंटेंट भी वही दूंगा जो एग्जाम में जिसके आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। जो बिल्कुल फालतू का कचरा है ना, वो मैंने पहले ही साफ कर दिया यहाँ से, एकदम निश्चिंत रहे। इसके अलावा कंप्लीट पीडीएफ कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो 399 का सब्सक्रिप्शन होता है, इसके माध्यम से आप कंप्लीट पीडीएफ कोर्स ले सकते हैं 399 के सब्सक्रिप्शन प्लान पर। ठीक है ना, तो 399 के चार्ज पर आप ऑल सब्जेक्ट यानी कंप्लीट पीडीएफ कोर्स ले सकते हैं। उसके लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, बाकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलेंगे कल वाले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।